Hello and welcome everyone. Today we will be starting a new portion of new class of class ninth. Our topic is matter in our surrounding in your chemistry portion. As you all know, after coming in class ninth from the 8th standard, you will have to learn about three subjects or three branches of science, specifically known as physics, chemistry, and bio. So, as already we have given the videos of physics for class ninth. I hope you should be aware of that. And now we are going to start the chemistry portion. Very sorry for delay, but we will be keeping it continued from here, and it will be very useful for you all guys on behalf of your ninth class examination, and most importantly for your basic regarding the chemistry. Now, before starting this unit, we should know first of all about what is chemistry and for what the chemistry deals. Since there are three branches of science which you have to learn from now, that is, I am going to deliver totally the introductory video in this session, such that you can get the whole knowledge about chemistry and its divergence. Okay, as you all know, in class 9th you have to read about physics, chemistry, and biology. As we have given the videos of physics to you, from that you should be aware that physics deals about the nature and the natural phenomena in front of you. And now chemistry, my portion is chemistry which I have to deal with you guys. तो अगर केमिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो केमिस्ट्री को हिंदी में रासायनिक विज्ञान कहा जाता है, और जो जहाँ से डेराइव हुआ है एक टर्म आता है कीमियागिरी कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कारीगरी सुना होगा, वैसे ही कीमियागिरी एक टर्म है। और सो इफ वी actually correct this word from the actual pronunciation, that is the origin, that is the khemia. Meanwhile, it is a word of Egyptian language. So if we consider to the chemistry from its Egyptian origin, अगर हम इसको इजिप्ट के संदर्भ में समझें कि अगर इजिप्ट में इसकी शुरुआत या स्टार्टिंग कैसे हो रही है, जिसको कि काफ़ी एक्नॉलेज भी किया जाता है, रिनोन भी किया जाता है। तो जो कीमिया वर्ड है, कीमिया जिसका मीनिंग था ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अर्थ, मीनवाइल कि आप अर्थ पे रिलाई कर रहे हो और आप उसमें जो कुछ भी चीज़ें हैं नेचर में, सॉइल से लेकर के रॉक से लेकर के जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उनको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, उनका कैसे आप यूज़ कर रहे हो। डिफरेंट टाइप से यूजेस हुआ, और गिरी मीन्स यू कैन कंसिडर इट्स अ प्रोसेस, जो ये प्रोसेस थी ट्रांसम्यूटेशन की। ठीक है, तो क्या करते थे उस टाइम पे लोग, जिसको कि ये टर्म, जैसे कि मैं कुछ अगर आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ तो जैसे कलेक्शन ऑफ एटम्स या फिर some particles, collection of atoms, molecules, crystals and metals. Since we know कि जो माइंस होती हैं वहाँ से हम ओर्स निकालते हैं मेटल्स के लिए,
एक्सट्रैक्शन करके, और उसके बाद जो है हम उसको रिफाइन करके जो रिक्वायर्ड हमारा मेटल होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस है। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइज होता गया, उसका उसने नेचर से बहुत कुछ ऑब्जर्व करके बहुत कुछ उसमें यूजेस किया। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि मेटल का माइन से एक्सट्रैक्शन हुआ, उसी तरीके से प्लांट्स और हर्ब्स से बहुत सारी मेडिसिनल एक्टिविटीज़ भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हुई। और बहुत सारी चीज़ों का जैसे पॉटरी हो गया, जैसे आपके और भी बहुत सारे जो क्राफ्ट्स की चीज़ें हो गई, उनका कंस्ट्रक्शन हुआ। तो उनमें कैसे मेटल का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर कैसे एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, किन किन पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ह्यूमन जब जैसे ही सिविलाइज होता गया, एरा दर एरा जो है ये काम करता गया। और इसी कॉन्सेप्ट के चलते केमिस्ट्री डेवलप हुई, अलग अलग सिविलाइजेशंस हुई आपकी, उनमें इनका बहुत सारा एग्जांपल आपके पास अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए आई वुड से कि जो केमिस्ट्री है आपकी, केमिस्ट्री क्या डील करती है, केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको अवेयर होना चाहिए। अगर इनकेस कभी कोई पूछता है या एग्ज़ाम में आता है तो उसको आप लिख सकते हो, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी, मतलब जो रासायनिक विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है, वो क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस होते हैं, जो आपके पदार्थ होते हैं, उनकी स्टडी है, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। और ना केवल स्टडी, किस चीज़ की स्टडी, देयर कंपोजिशन, देयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने भी ट्रांसम्यूटेशन सबको यूज किया, उसी के इक्विवेलेंट या फिर सिनोनिम शब्द के रूप में इसको आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप एक टाइप के मॉलिक्यूल से दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर एक टाइप का मैटर जो है दूसरे टाइप के न्यू मैटर के किसी फॉर्मेशन में काम आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको अब इस सब्जेक्ट्स के थ्रू समझनी है और जाननी है। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा, इसको आप एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, सारी अप्रोप्रिएट रहेंगी जो आपको दिमाग में क्लिक रहे। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से भी क्लियर है, बात वही है कि मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन से मैटर बना, एंड मैटर की कंपोजिशन से ही, क्योंकि मैटर डिफरेंट टाइप का है, ये सारी चीज़ें आपको डेप्थ में बताई जाएंगी अब, और उसी मैटर की कंपोजिशन से सब्सटेंस बना। तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? चलिए, तो कुछ चीज़ें और जो फैक्चुअल होती हैं वो भी हम नोट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए निश्चित रूप से, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शुरू करी केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। तो फादर ऑफ जो मॉडर्न डे केमिस्ट्री है, फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में इनको हम जानते हैं। इनका नाम आप लिख सकते हैं एंटोनी लिवोजियर। एंटोनी लिवोजियर। और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के को भी आप लिख सकते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा विराट उदाहरण खुद ही उपलब्ध है कि जैसे मैंने कहा कि हर्ब्स को या प्लांट्स को मेडिसिनल के तौर पे यूज करते, तो हमारे हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं और कैसे उसका फिर यूज करते हैं लक्ष्मण जी को दोबारा वो करने में, होश में लाने में। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, ठीक है, तो वो भी एक आपके सामने बहुत प्राचीन एग्जाम्पल है ही। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री पीसी
रॉय, इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ठीक है। तो कुछ फैक्चुअल बातें हो गई। अब और भी आप धीरे धीरे बीच बीच में, लेक्चर के बीच में भी केमिस्ट्री के योगदान के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में जानते रहोगे। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम रेस्पेक्टिवली मूव करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम सब्सटेंसेस को डील कर रहे हैं, नेचर में जो कुछ भी अवेलेबल है, नेचर में जो कुछ भी आपके सामने अवेलेबल है उसका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, क्या कंपोजिशन है, और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करके हम डिफरेंट और एलिमेंट्स या और सब्सटेंसेस का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि हमने जाना कि हम एक सब्सटेंस के बारे में समझेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि सब्सटेंस का सबसे फंडामेंटल या सबसे यूनिट कंपोजिशन क्या है। क्योंकि अब आपके चैप्टर का नाम, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग का अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करें, मतलब हमारे चारों तरफ जो मैटर हैं, जो पदार्थ हैं। तो अब वैसे तो आपको इतना पता होगा 8th क्लास तक, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3 टाइप के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो आपको आगे देखने को मिलेगा। पहले हम मैटर समझ लेते हैं, मैटर क्या होता है, फिर हम उस पर आएंगे। तो मैं मैटर को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि मैटर जो है ये मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन होता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो सबसे यूनिट, सबसे इकाई जो है वो क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मैटर का, उसका एटम होता है। मतलब कोई भी जो सब्सटेंस है अगर उसका फॉर्मेशन हुआ है तो सबसे यूनिट पार्ट उसका एटम होता है। वैसे तो आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी आपको केवल ये जानना है कि जो सबसे यूनिट पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का वो एटम होता है। डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, और इतना भी, ये भी मैं आपको बता दूं एक फैक्चुअल चीज़ है। ये एक बहुत ही डाइवर्स पार्ट तो है साइंस का, लेकिन इसमें केवल 118 एलिमेंट हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, और 118 एलिमेंट्स के अराउंड ही उन्हीं के कंपोजिशन और उन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके फीचर्स हैं, उन्हीं के अराउंड पूरी केमिस्ट्री रिवॉल्व करेगी। और उन्हीं से कितना डाइवर्स और कितना सेग्रीगेट प्लेटफॉर्म आपके लिए डेवलप होगा केमिस्ट्री में, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। चलिए, तो मज़े से हम पढ़ते हैं हमारे इस खूबसूरत से सब्जेक्ट को। सो नाउ मैटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सब्सटेंस किसी न किसी मैटर का बना होता है। और मैटर की जो बेसिक सी डेफिनेशन होती है, जो आप लोगों के लिए सबसे सुटेबल है, और वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें सब कुछ जो भी आपके सामने दिख रहा है, आप जहाँ इस समय बैठे हो या जहाँ हम बैठे हैं या फिर जहाँ जो कुछ भी आप देखते हो वो मैटर ही है। मैटर के जो टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब तो 2 और ऐड हो चुके हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंस। लेकिन आपको 9th क्लास में स्पेसिफिकली 3 ही पढ़ने हैं, और आपके सामने जो कुछ भी है वो सब कुछ सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कोई एक होगा, निश्चित है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो मैटर से बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के मैटर से बना हुआ है। और हमारा यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, और उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। उस सिस्टम में हमारा एक अर्थ है, और उस अर्थ में हमारा एक कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में हमारी एक कंट्री है। तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे चूँकि जीवन है, तो इस वजह से हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अर्थ पे आप जहाँ कहीं भी हो, चूँकि वैसे तो हमने आपको बता दिया कि पूरे यूनिवर्स में
या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है, मतलब मैटर ही है। और अगर हम अर्थ के एस्पेक्ट में भी बात करें तो आपके सामने जो कुछ भी है नेचर में जो कुछ भी अवेलेबल है, और उसकी उसका जो फेनोमेना है, उसके रिस्पेक्ट में आपने फिजिक्स में बातें करी होंगी, कर रहे होंगे, और आगे चल के और भी करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री उन मैटर्स के साथ कैसे डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस, कैसे डिफरेंट टाइप के ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको शब्दों का यूज किया और दिखाया कैसे हुआ है पास्ट में, तो उसके चलते बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, और कैसे अभी भी प्रेजेंट में रिसर्च चल रही हैं ताकि फ्यूचर उससे इम्बैलिस हो सके। ठीक है, चलिए। तो अब हम मैटर की जो सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम जो नोट्स का आपके लिए प्लान कर रहे हैं, उसमें ये हमारा थॉट है कि ऐसा कुछ एग्जैक्ट आपको दिया जाए जो कि बहुत शॉर्ट हो, लेकिन आपके लिए वो सबसे एग्जैक्ट हो। चलिए, तो मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं। मैटर में बी डिफाइंड एज समथिंग, मतलब ऐसा कुछ, एज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मतलब कुछ भी जो आपके सामने है, ध्यान से अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, कुछ भी जो आपके सामने है, मैटर में बी डिफाइंड एज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। जो आपके सामने होगा इस समय, या तो सॉलिड हो, या लिक्विड हो, या गैस हो, कुछ भी है, उसमें मास होगा, और निश्चित रूप से उसने कुछ एरिया कवर किया होगा, कुछ स्पेस कवर किया होगा। ठीक है। सो तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मैटर जो है ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके पास मास है और जिसने स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, ऑक्युपाइज स्पेस। तो उसमें आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप अभी करेंटली जहाँ पे बैठे हो, जो कि निश्चित रूप से आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके सामने टेबल होगा, डेस्क होगी, बेंच होगी, चेयर होगा। ठीक है, पेंसिल होगी, स्टेशनरी होंगी आपके सामने। ठीक है, वाटर तो होगा निश्चित रूप से, बिना पानी के कैसे पढ़ाई होगी। और एयर, चूँकि आपको पता है, बायो थोड़ा बहुत आपने 8 तक पढ़ी होंगी, आपको इतना तो पता ही होगा कि हम O2 इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं। तो एयर के बारे में आपको जानकारी होगी। और फिर कुछ एलिमेंट को भी आप जान लीजिए, जैसे चूँकि हमने ऑक्सीजन का नाम लिया तो आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेट्रा, ये मैं यहाँ पे एग्जांपल्स कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर है, जो कुछ आपके सामने है। क्यों? क्योंकि जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि मैटर वो हर चीज़ है। मैटर मे बी डिफाइंड एज समथिंग जिसके पास मास हो और जिसने कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया हो। ठीक है। सो अब डिफरेंट काइंड्स के मैटर होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लिखी। अब हम इनको कैसे अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। जैसे हमने आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से कंपोज्ड है। हमारी जो बॉडी है, आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात करें, या किसी भी मैमल या एनिमल की बात करें, जो है वो 5 तत्वों से बनी हुई है। ठीक है, उसको हम संस्कृत में कहते हैं क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ठीक है ना। तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है ना। तो चूँकि हम अभी बात कर रहे थे कि हमारा यूनिवर्स जो है मैटर से कंपोज्ड ऑफ है, और हमारी बॉडी में को भी हम बिलीव करते हैं कि हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम रखते हुए अगर कुछ एंशियंट ग्रीस फिलोसफर्स की बात करें, तो उन्होंने कुछ सिमिलर ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया मैटर का, कि अगर हम मॉडर्न डे साइंटिस्ट की बात करें तो उन्होंने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन किया मैटर का। ठीक है,
कौन कौन सा? जैसे जैसे स्टडीज होती गई इसके रिस्पेक्ट में, वैसे वैसे फिलोसफर्स की, साइंटिस्ट की, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, ग्रीक फिलोसफर्स जितने भी रहे, और उनका आपस में एक अलग अलग क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन इसके रिस्पेक्ट में आते रहा। लेकिन जो दो आर्गुमेंट डिस्कस हुई वो ये थी कि एक पक्ष ये मानता था जो कि जो मैटर है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस उसका फॉर्म है। मतलब उसमें कहीं ये नहीं है कि पार्टिकल का साइज छोटा है या फिर कहीं स्पेस है या फिर कुछ उसमें ब्रेकिंग्स आ रही हैं, वो ब्लॉक सिस्टम में है। और एक जैसे उसका एग्जांपल वो उन्होंने कहा कि एक जैसे ब्लॉक ऑफ वुड होता है, उसको हम सेट कर रहे हैं, या आप समझिए कि जैसे एक वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें ईंटों से वॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरीके से मैटर जो है कंपोज ऑफ है। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था उसका ये कहना था कि जो मैटर है वो पार्टिकुलेट है, यानी कि जो मैटर है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से या सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। तो अब हम कुछ एक्टिविटीज़ को आपके सामने डिस्कस करेंगे कुछ, ताकि ये क्लियर हो जाए, स्कूल ऑफ थॉट जो है दो टाइप के हैं, आपको भी क्लियर हो जाए कि जो मैटर है वो पार्टिकुलेट है या फिर कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए। कॉन्टिन्यूस मतलब एक शेप एंड साइज जो डिफाइन है उसी ब्लॉक सिस्टम जैसा, जैसे कि एक ब्लॉक ऑफ वुड हो गया या एक ब्लॉक ऑफ कोई मेटल हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे जैसे अगर आप डेली लाइफ से रिलेट करो, आप अपने घरों में होगे, आप देखते होगे कि आपने एक बीकर में या ग्लास में, ठीक है, आपने एक ग्लास लिया, उसमें आपने क्या किया कि एक चम्मच साल्ट मिला दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए आपने वाटर लिया हुआ था, ठीक है, वाटर, और यहाँ पे साल्ट, ठीक है ना। साल्ट प्लस वाटर, और इसको आपने जो है इसको आपने इससे स्टिर कर दिया। स्टिर करने का मतलब होता है कि आपने मिला दिया, शेक कर दिया, ठीक है ना। साल्ट और वाटर आपने इसमें मिलाया। कुछ टाइम में आप देखेंगे कि उस ग्लास में जो कि आपने पहले वाटर डाला था और फिर साल्ट डाला, आपके स्टिर करने के बाद आप कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे कि जो साल्ट है वो इनविजिबल हो जाएगा, वो आपको दिखेगा ही नहीं। और साल्ट है या नहीं है इस बात का पता केवल और केवल ऐसे चलेगा जब आप उसको टेस्ट करेंगे। तो ये बात क्या प्रूफ करती है कि अगर कॉन्टिन्यूअस होता, दोनों मैटर है, वाटर भी मैटर है, साल्ट भी मैटर है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो वो आपस में मिलते नहीं, और मिलते तो निश्चित रूप से एटलीस्ट वॉल्यूम तो बढ़ता। अगर उनका एडिशन होता, कोहेसिव एडेसिव किसी भी टाइप का एडिशन हो रहा होता, अगर वो जुड़ते आपस में तो वॉल्यूम बढ़ता, साइज इंक्रीमेंट होती, या कुछ तो होता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका कंपोजिशन रहेगा वो कंपोजिशन एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। और वाटर प्लस साल्ट इसको आप कह सकते हो, ठीक है। और वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि जो वाटर है या फिर यानी कि जो जो एक टाइप का मैटर है, इसमें कहीं ना कहीं बीच में स्पेसेस रहे, बीच में गैप्स रहे, और उन गैप्स में जाकर के जो साल्ट के पार्टिकल्स थे, जो पार्टिकुलेट उसके एटम या उसका जो एक पार्टिकल था, वो जाकर के उन गैप्स में फुलफिल हो गया, फिल हो गया, ताकि वो उसमें एक मिल्क एक मिक्सचर उसने फॉर्म कर लिया। और निश्चित रूप से दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपने पढ़ा होगा तो आपको मिक्सचर के बारे में, सोल्यूशन के बारे में एटलीस्ट पता होगा। इन केस अगर कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं
तो फर्दर यूनिट्स में क्लियर होंगी। तो मिक्सचर बनेगा, और मिक्सचर कैसे बन रहा है, जो गैप्स अवेलेबल हैं वाटर में उसमें जा करके वो साल्ट का जो पार्टिकल है वो मिक्स हो जा रहा है, उस स्पेस में फिल हो जा रहा है। एक एक्टिविटी आप और करेंगे ये समझने के लिए कि अगर पार्टिकुलेट नेचर है, चूंकि दो स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे थे, एक का मानना था कि ब्लॉक सिस्टम है, कंटिन्यूअस सिस्टम है, और एक का मानना है कि जो पार्टिकुलेट नेचर है मैटर का, तो अगर उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, हमने अभी प्रूव किया कि जो नेचर है वो कैसा है, पार्टिकुलेट है। जो हमारे सामने एग्जांपल है, जो एक्टिविटी हम, जैसे अगर हमने वहाँ पे साल्ट लिया, आप अपने साथ कोई भी ऐसा ले लीजिए जो मिजिबल हो, और जैसे कि आपने अगर घर पे शुगर ले लिया या फिर आपने ग्लूकॉन डी वगैरह ले लिया, ठीक है। सो उसको आप मिलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो मिक्स हो जाएंगे और वॉल्यूम का इंक्रीमेंट कुछ नहीं हो रहा है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि वाटर में गैप्स थे और जो साल्ट था उसके जो पार्टिकल्स थे, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स उन गैस में जाके फुलफिल हो गए। किसी ने ये आपस में लड़ाई नहीं करी कि हम जा करके ये गैप है तो सारे साल्ट एक ही गैप में फिल हो जाएंगे। जिसको जहाँ गैप मिलता गया वो अपना वहाँ पे स्पेस लेते चले गए। चलिए अब हम ये समझेंगे कि जो पार्टिकल है वो कितना छोटा है। अगर छोटा है तो कितना छोटा है उसको हम कैसे समझेंगे, तो उसको आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो। आप चाहे तो कलर से इलास्ट्रेट कर लो, चाहे ऑर्डर से इलास्ट्रेट कर लो, चाहे टेस्ट से इलास्ट्रेट कर लो। तो अगर अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को जानते हो, KMnO4 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, इसको जानते हो या नहीं जानते हो, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये पर्पल इन अ कलर होता है, ठीक है, पर्पल कलर होता है और पिंकिश पर्पल होता है। तो जब आप इसको आपने 100 ml बीकर में, या निश्चित रूप से अब चूंकि आप एक केमिकल के साथ डील करने जा रहे हो, एक पाउडर के साथ डील करने जा रहे हो, तो आप बीकर का ही ट्राई करना, यूज़ करना। आपने यहाँ पे 100 ml पानी ले लिया, ठीक है, 100 ml वाटर, और 100 ml वाटर, एक सेकेंड, 100 ml वाटर आपने लिया और आपने इसमें एक स्पून या फिर समथिंग अबाउट, मतलब पाउडर फॉर्म में है तो कुछ ग्राम आप कह सकते हो, आपने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट क्या किया, डाल दिया, ठीक है ना, KMnO4। चलिए अब वो इसमें आपने डाला, वो इसमें गया, मिक्स हो गया, तुरंत मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और स्टिर करने की भी बहुत खास यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में है, वो साल्ट या शुगर जो है उससे भी ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में है तो वो और तेज़ी से मिक्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी साइज और कम है। और जो स्पेसेस हैं वो उनको बुला रहे हैं, आओ, पानी के अंदर जो स्पेसेस हैं वो उनको निमंत्रण दे रहे हैं ना कि आइए और हम इसमें जो है आप फिक्स हो जाइए। चलिए तो 100 ml जो वाटर है वही सोल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा नहीं, नेग्लेजिबल वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होना ही नहीं है, 100 ml सोल्यूशन आपके पास हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का और पानी का। चलिए अब आपने क्या किया कि आपने एक और दूसरा बीकर लिया जिसमें आपने क्या किया, 90 ml पानी लिया, क्या किया, 90 ml पानी लिया, और यहाँ से लेने के बाद यहाँ एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू आपने 10 ml इसका 10 ml सोल्यूशन इसमें डाल दिया, 10 ml इसमें से लिया और इसमें डाल दिया। चलिए तो चूंकि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, एक बात मैंने आपको थोड़ा मिस कर दी, चूंकि जब आप यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो यहाँ पे पूरा सोल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है ना, पिंक कलर। और
इस पिंक कलर के पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन का 10 ml आप एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसके बाद इस 90 ml के दूसरे बीकर में आप डालेंगे, तो आप ये पाएंगे कि इसका कलर भी पिंक हो जाएगा। हाँ, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट पिंक होगा, मैं लिख दे रहा हूँ लाइट पिंक होगा, लेकिन पिंक हो जाएगा। तो यही काम फिर आप यही सेम चीज़ यहाँ पे फिर आप दूसरा 90 ml एक बीकर लेंगे, ठीक है, और इस 90 ml में फिर यहाँ से इस वाले सोल्यूशन से 10 ml लेकर के फिर इसमें डालेंगे उसके टेस्ट ट्यूब के यूज़ से। टेस्ट ट्यूब और बीकर आपने शायद सुना होगा, ज़रूर आप लैब्स में गए होंगे, अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बोरोसिलिकेट एक टाइप का कंपाउंड होता है, जिस कंपाउंड की हेल्प से ये सारे जितने भी केमिकल एपरेटस होते हैं वो बनाए जाते हैं। ये बीकर होता है और ये आप जो जिससे हम स्टीयर करते हैं वो भी उसको हम स्टीयरर बोलते हैं। और ये यहाँ पे जो है टेस्ट ट्यूब आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर हमने इसमें डाला, ऐसा हमने कई बार किया। फिर ऐसा करते करते आप देखेंगे कि लास्ट में एक ऐसा सोल्यूशन भी आएगा जहाँ पे ये कंडीशन होगी कि जो पिंक कलर होगा जो बहुत नेग्लिजिबल होगा या फिर कहेंगे कि नहीं होगा, ठीक है। तो हमको फिर समझ में आएगा कि वो पार्टिकल कितना ज़्यादा पार्टिकुलेट है। अब आपको पार्टिकल नेचर समझ में आ रहा होगा कि केवल थोड़ा सा पाउडर जो हमने पानी में मिलाया उससे पूरा कलर जो है पिंकिश हुआ। और ये उसके बाद हमने एक 90 ml सोल्यूशन में ले करके उस 100 ml में से 10 ml निकाला और उस 90 ml में डाला। इसको फिर टोटल 90 + 10 100 ml किया। फिर इस 100 ml में से हमने जो है 10 ml निकाला, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हमने एक 90 ml के सोल्यूशन में डाला, ठीक है। ऐसा हमने 4-5 बार किया, कोई फिक्स नहीं है। मैं एक आपको बता रहा हूँ कि 4-5 बार अगर आप करेंगे तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कलर है, कलर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना जो है पार्टिकुलेट नेचर है, कि मतलब 10 ml हम निकाल के इसमें डाल रहे हैं, उसके बाद भी उसका कुछ पार्टिकल जो है, उसका कुछ अंश जो है वो उसमें आ जा रहा है, और जिससे इसके कारण जो है कलर फिर चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे भी लाइट कहेंगे कि लाइटर कह सकते हैं कि इससे भी और कम होगा, या फिर अल्टीमेटली आप यहाँ पे कह सकते हैं लाइटेस्ट, इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। लाइटेस्ट का मतलब मैं हल्का कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। एक्टिविटीज से एक बात जो प्रूव होती है वो ये है कि मैटर का पार्टिकुलेट नेचर है, पार्टिकल नेचर है, और दूसरी चीज की वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका हम जितना इमेजिन नहीं कर सकते वो उतना छोटा है, जितना हम इमेजिन नहीं कर सकते वो उतना छोटा है। सिंस चूंकि हमको स्टडीज करनी है, हमको समझना है, तो उसको हम एक उसका मानते हैं फंडामेंटल जो पार्ट है वो क्या है, एटम होता है। और सिमिलर टाइप के एटम्स मिल करके एक एलिमेंट का फॉर्म करते हैं, मतलब दो सिमिलर एटम मिल करके एक एलिमेंट का फॉर्म करते हैं, और दो या दो से डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स मिल करके मैटर बनाते हैं, और उसी मैटर से कंपोज्ड आपका एक मतलब उसी मैटर की कैटेगरी में फॉल डाउन करने वाला आपका एक सब्सटेंस होता है। चलिए, तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, ठीक है ना। और जैसा मैंने आपको एक एक्टिविटी दिखाई अभी कलर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइटर लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एक कभी दिखाया कि जैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं तो पिंक या फिर पर्पल, क्योंकि पर्पल वो है, तो अगर हम उसको डाल रहे हैं, ये पर्पल जो मैंने लिखा पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वो मैंने उसका एक्वस सोल्यूशन लिखा है, ठीक है ना। मतलब पानी में पढ़ने के बाद यहाँ पे जो पर्पल कलर लिखा है, ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो। एक्वस, एक्वा मतलब वाटर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है और एक बात यहाँ से मैं जो क्लियर कर रहा हूँ कि लिख सकते हैं उसको आप, द पार्टिकल्स
ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, दे आर, मतलब इसको हम समझ सकते हैं कितना, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वो हमारी जो है कल्पना से भी छोटा है या उसके परे है, आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इस एक्टिविटी से हमको ये बात क्लियर हुई है। जैसे हमने यहाँ पे कलर के रिस्पेक्ट में बात करी, आप चाहें तो इसमें डेटॉल डाल लें। डेटॉल से आपको पता है एक एंटीसेप्टिक स्मेल आती है, वो आपको स्मेल जो है थोड़ी दूर थोड़े टाइम तक आएगी। जैसे आप मैं क्या कर रहा था अभी, 100 ml में से 10 ml निकाल रहा था और 90 ml में डाल रहा था। यही सेम काम आप उसमें करें उस सोल्यूशन के साथ, कि एक में आप 100 ml ले लें और डेटॉल एक स्पून या फिर कुछ ml आप डालें, और उसके बाद आप जो है फिर 90 ml सोल्यूशन में 10 ml उसमें से उस वाटर और डेटॉल के सोल्यूशन में से निकाल के डालें। और ऐसे ही 4-5 टाइम्स करने के बाद आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका ऑर्डर जो है, डेटॉल की जो स्मेल है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो फिर वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज फिर आप देखेंगे कि ऐसे ही मैंने ऑर्डर की बात कर ली, कलर की बात कर ली, अब आप टेस्ट को भी समझ सकते हैं। जैसे अभी हम साल्ट का सोल्यूशन बना रहे थे, तो 10 ml निकाल के मान लीजिए डालेंगे, तो वो जो साल्ट का टेस्ट है जो पहले था वो ज़्यादा था, यानी कंसनट्रेट था, ठीक है। फिर और डाइल्यूट होगा, 10 ml डालेंगे और कम होगा और कम, तो डाइल्यूट होते होते वो जो है एक टाइम आएगा जब वो लगभग एग्जॉस्ट हो जाएगा उसका टेस्ट, ठीक है। तो अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं मैटर की उसको जान समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, क्यों जानना जरूरी है? तो चूंकि आपने अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करी है, आपका नींव है, फाउंडेशन है, आप अभी आपका सब्जेक्ट डिवाइड हुआ है, तो अब आपको बहुत सारे जो 118 एलिमेंट की मैंने चर्चा करी, बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका वेरिएशन, उन जो वहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, बहुत कुछ आपको केमिस्ट्री में जानने को मिलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर केमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, जो दो टर्म हैं, अभी हम समझेंगे कि मैंने क्या बोला अभी। आप समझिए कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, या किसी पार्टिकल की या किसी मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। तो जैसे कि अब आपको पता है, आप जैसे अपने डेली लाइफ में आपके पास क्लोथ्स हैं, आपके जो है बुक्स होंगी, आपकी आपके दोस्त होंगे, कुछ आपके आपके दोस्त का घर होगा, आपका घर होगा, आप अपने डेली लाइफ में तो उनको कैसे पहचानते हो? किसी के कलर से पहचानते हो, मतलब डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होती हैं आप उनको उस चीज़ से पहचानते हो। अगर कहीं आपकी जैसे मान लीजिए कहीं अगर बनाना रखा है, उसकी स्मेल आ गई, तो आप उसके स्मेल से मतलब जान जाते हो कि हाँ उसकी स्मेल ऐसी है। या कोई अगर मतलब मेटल है, तो मेटल का जो अपना साउंड है या फिर जो उसकी हार्डनेस है, उससे उसको आप मतलब समझ सकते हो कि ये कैसा है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप की, जैसे कॉपर को आप जानते हो कि उसका रेडिश ब्राउन कलर है। डायमंड को आप जानते हो कि बहुत लश्शरस होता है, ठीक है, लश्शरस मतलब बहुत साइनी होता है, ठीक है ना, लेकिन हार्ड होता है, ये भी आप जानते हो। फिर ग्रेफाइट को आप जानते हो कि वो भी मतलब डायमंड की ही जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी वाला है, मतलब कार्बन का ही बना हुआ है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। और एल्यूमिनियम को वो भी एक मेटल है, उसको हम बोलते हैं कि वो जो है गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, हीट इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब जो ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हम समझ रहे हैं, कोई कंडक्टर है, कोई लश्शरस है, कोई किसी का कलर रेडिश ब्राउन है। तो ये जो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हम किसी एलिमेंट को, कंपाउंड को या किसी मैटर को हम याद रख रहे हैं, या उस जिससे हम उसकी पहचान बता पा रहे हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया गया है समझने के लिए, दो टाइप की होती हैं, एक फिजिकल होती है, एक केमिकल होती है। तो जैसे अगर हमको समझना हो एक सेंटेंस में कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। वन इज फिजिकल
and other one is chemical. Two type of properties. One is physical and other one is chemical. तो अगर किसी का कंपोजिशन हम ना चेंज करें, बिना कंपोजिशन चेंज किए, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बताएं, ठीक है, या उसकी हम सारी प्रॉपर्टीज़ को समझें, जैसे कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब जैसे किसी का कलर बताने के लिए बताने के लिए हमको निश्चित रूप से कोई कंपोजिशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपके दिमाग पे क्लिक होगा कि हम एसिड बेस जो जानते हैं, आपने लिटमस पेपर का टेस्ट सुना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम एसिड को, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उस पर डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, फिर बेस को हम रेड पे डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। तो वो एसिड की प्रॉपर्टी बता रहा है लिटमस पेपर, ना कि अपनी प्रॉपर्टी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैटर की जो प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगर किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी हमको बतानी होगी तो वहाँ पे हमें उसका कंपोजिशन चेंज नहीं करना होगा। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस which can be determined without changing its composition. Without changing its composition. सॉरी, वो बीच में थोड़ा सा ब्लर हो गया था। इट्स कंपोजिशन आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे किसी का कलर हो गया, किसी का टेस्ट हो गया, किसी का फिजिकल स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मतलब ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, हार्डनेस होगी, ठीक है। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, ठीक है, ODOUR, ठीक है ना, आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने बता दिया एग्जांपल्स, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, या फिर मैं एग्जांपल नोट ही कर देता हूँ, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में अगर आपको कभी मैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ की चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कलर हो गया, टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, बहुत सारी होती हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ हम केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं, ठीक है। वो क्या है, ऑल दोज प्रॉपर्टीज, मतलब वो सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन बी डिटरमाइंड, जब हम उसका कंपोजिशन चेंज करेंगे तब, ठीक है। जैसे अभी फिजिकल में हमने समझा कि हमको कंपोजिशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको इसके प्रॉपर्टी जानने के लिए, या ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होंगी, इनको हम तभी जान पाएंगे जब हम उसका कंपोजिशन थोड़ा वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं, ऑल दोज properties of a substance which can be determined only when it undergoes a change its chemical composition or chemical properties, ठीक है। तो उनका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऐसी जो कि केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। एक उनका एसिडिक और बेसिक नेचर, कोई एसिडिक है या बेसिक नेचर में है, ये कैसे पता चलेगा। जैसे कि हम जानते हैं एक टेस्ट होता है, एसिड और बेस की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि एक्वस सोल्यूशन में, यानी अगर पानी में हम डालें और वो H+ आयन अगर रिलीज कर रहा है तो वो एसिड है, और अगर OH- आयन रिलीज कर रहा है तो वो बेस है। ये आपको आगे जानने और पढ़ने को मिलेगा, फिर भी मैं आपको पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कैसे जब हमने उसका क्या बोलते हैं कंपोजिशन चेंज किया तो हम उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर को या प्रॉपर्टी को समझ पाते हैं। फिर उसकी रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि उसका
जो किसी भी केमिकल के साथ या किसी के साथ अगर रिएक्शन करना है तो उसका क्या रेट है, कितना तेज या कितना स्लो वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन विथ एयर मतलब एयर में अगर रखा जाए तो वो रिएक्शन कर सकता है कि नहीं। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है हम बहुत सारे ऐसे होते हैं एलिमेंट जिनको हम एयर में और यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, अदरवाइज़ वो जल जाते हैं। ठीक है। और वाटर हो गया, एसिड्स, एल्कलीज। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी हैं जिनमें ये रिएक्शन विथ एयर, वाटर, एसिड्स एंड एल्कलीज, बहुत सारी एलिमेंट्स के साथ उनका जो रिएक्शन है, ठीक है, वो भी जो है डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो अब आप फिजिकल प्रॉपर्टी समझ गए, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये है कि अगर उसका आप कंपोजिशन चेंज किए बिना जो कुछ प्रॉपर्टी बता पा रहे हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर कंपोजिशन चेंज करना पड़ रहा है प्रॉपर्टी बताने के लिए तो वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हमारा टॉपिक था, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी समझनी थी क्या होता है, इस वजह से हमने फिजिकल केमिकल समझ लिया। अब हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मैटर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो पहला फीचर जो आपके सामने है वो क्या है, जो अभी हमने ऊपर एक्टिविटी की उसी को इसने लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आपके पास जो एक्टिविटी थी उससे आप खुद समझ सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, स्पेसेस हैं। डिफरेंट टाइप के जो मैटर्स हैं उनमें स्पेस हैं, जिनमें अगर हम कभी कोई चीज़ मिक्स करते हैं, अगर उनका मिक्सचर बनता है, स्पेशली जब होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, तो वो उस जो भी हम सॉल्यूट के तौर पे डाल रहे होते हैं वो उसमें जाके उस स्पेस में फिल हो जाते हैं और वहाँ पे एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल जो है मैंने आपको दिया कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला, फिर हमने डेटॉल डाला, ठीक है, या जब हम टी बना रहे हैं, जब जब कॉफ़ी बना रहे हैं, हम चाय की पत्ती डाल रहे होते हैं, लेकिन जो उसका जो जो टेस्ट होता है, जो पर्टिकुलर नेचर हो रहा है, या कॉफ़ी डाल रहे हैं, ठीक है, या हम मतलब नींबू पानी बना रहे हैं, लेमोनेड बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे जो है आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। और मिक्स कहाँ हो रहे हैं, ये जो हमने लिखा ना पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, ये जो स्पेस की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं स्पेसेस में जा करके, तो मैं इसको और हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये स्पेस की बात कर रहा हूँ कि अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो जिस भी सॉल्यूट को हम डाल रहे हैं वो सॉल्यूएंट के बीच में जो स्पेस है उसमें आकर के वो फुलफिल हो जा रहा है। ठीक है। और निश्चित सी बात है कि अगर कोई, अब हम अभी आगे जब उसके स्टेट्स समझेंगे तो हमको खुद समझ में आएगा कि किसमें कितना ज़्यादा स्पेस होगा। लेकिन निश्चित सी बात है कि जिसमें स्पेस होगा उसी में दूसरा वाला जिसके पास स्पेस की कमी होगी या वो जिसमें स्पेस नहीं होगा वो आकर के वहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है। दूसरी कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने इसका एग्जाम्पल और एक्टिविटी ऊपर ही समझ लिया है, तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर होगा। ठीक है। इन केस अगर आपको कुछ नहीं क्लियर होता है तो आप स्पेसिफिक टाइम जोन के साथ यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस भी, आपके डाउट्स भी अगर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है। और अगली जो प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कि आपने बचपन में गेम्स खेले होंगे या कुछ आपने डांसेस देखा होगा, आसाम के क्लासिकल डांस को आपने देखा होगा या गुजरात में आपने देखा होगा कि लोग आपस में जो है कोलाइड होकर के आपस में एक साथ इंटरमिक्स होकर के खड़े होते हैं और अपने स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम उनको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो मैटर का सीन है उसको हम समझ सकते हैं। तो एकदम मिक्स करके वो
खड़े हैं। और आपके एनसीईआरटी में भी आप आपने वो फिगर आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको फिगर दिखाना चाहूँ तो आप फिगर थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये जिस पोजीशन में ये खड़े हैं, तो ये केस आप समझ सकते हैं कि ये इनके बीच में सबसे परफेक्ट लॉकिंग है, सबसे बेस्ट तरीके से ये एक दूसरे को कंबाइन करके खड़े हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा एक दूसरे से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ये एकदम एक दूसरे के क्लोज क्लोज खड़े हैं। अब अगर हम दूसरा एक कंडीशन लें कि यहाँ पे हम इनको कहें कि आप एक दूसरे का जो हाथ है वो हाथ ऐसे मतलब पकड़ के खड़े होइए, एक दूसरे के हैंड को आपस में ऐड करके खड़े होइए। तो वहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा जो फोर्स इनके बीच का था, जो कॉम्बिनेशन था, वो कमज़ोर हो जाएगा। थोड़ा सा फोर्स कम पड़ जाएगा और इनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, ठीक है। अगला एक तीसरा केस हम लेते हैं कि हम इनको कहते हैं कि आप जो है आपस में एक दूसरे को केवल जो फिंगर की आपकी टिप्स है, ठीक है, उससे टच करके खड़े होइए। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बस एक मतलब जो है ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल आप कह लीजिए, या केवल एक जो औपचारिकता जिसे आप कहते हैं ना, कि बस एक कांटेक्ट है, कोई फोर्स नहीं है। मतलब अगर हल्का सा भी थोड़ा सा भी आप फोर्स लगाएंगे तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। तो जो तीसरा केस है जिसमें हम कह रहे हैं कि फिंगर की टिप्स को हमने कहा है कि आप आपस में ऐड करके खड़े होइए, तो ये वाला जो ग्रुप होगा ये गैसियस स्टेट का, यानी गैस का जो होता है प्रॉपर्टी, उसका एग्जाम्पल है। और लिक्विड में उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आप हाथ को, जो आपके हाथ हैं, हैंड्स को आप जो है उसमें जो है ऐड करा के बोलिए कि खड़े हों। और तीसरा जो है, जो अभी आप फर्स्ट देख रहे हैं आपके सामने जो फिगर है, ये आपके सामने एग्जांपल है सॉलिड का, क्योंकि यह सबसे परफेक्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि सॉलिड सबसे हार्ड होता है, लिक्विड थोड़ा उससे कम, और गैस जो है सबसे कम वो हार्ड होती है, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे अगर पानी के टैप को आपने ऑन किया, पानी गिर रहा है। अब पानी गिर रहा है तो अगर आप बीच में हाथ लगाएं तो देखेंगे कि आपके हाथ पे फोर्स पड़ेगा, और मतलब आपको ये खुद भी रियलाइज होगा कि आप जो है उनको ब्रेक कर रहे हो। तो वो मतलब आपके हैंड को आप मतलब अपोज करेंगे, वो जो उनका एक स्ट्रीम लाइन कॉम्बिनेशन था, वो अपने फ्लो को आप क्योंकि आपने उनके फ्लो को अपोज किया, या जो उनका एक मतलब कॉम्बिनेशन था वो लिक्विड स्टेट में है, तो आप जो उनका कॉम्बिनेशन है उसको आप ब्रेक कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और अदरवाइज वो अपने अट्रैक्शन को फॉर्म किए रहने के लिए आपके फोर्स को अपोज करेंगे। वहाँ पे आपको जो अपोज होगा वो आपको फोर्स के साथ फील होगा। तो और निश्चित रूप से एक आप नॉर्मल से सेंटेंस में समझ सकते हैं कि अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स नहीं होता एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का, तो कॉम्बिनेशन हो नहीं पाता। बिना कॉम्बिनेशन के, बिना सेल्फ कॉम्बिनेशन का जो फोर्स है, अगर इनके बीच में फोर्स ना हो तो सारे एटम, सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर सेग्रीगेट हो जाएंगे, जैसे आपस से दूर हो जाएंगे। और अगर दूर हो गए तो मैटर का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। जितने भी पार्टिकल्स आपके सामने आज कंबाइंड स्टेट में दिख रहे हैं, सॉलिड स्टेट में दिख रहे हैं, वो आपस में इधर उधर अगर उड़ने लगे, उनमें फोर्स एकदम कमज़ोर हो जाए, तो इसलिए जो है जैसी जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग, सॉलिड अपने अकॉर्डिंग, लिक्विड अपने अकॉर्डिंग, और गैस अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स रखता है, ताकि उसकी प्रॉपर्टी जो है बनी रहे, और वो जो भी कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस है मैटर का बना हुआ, वो अपने उस स्टेट में बना रहे, ठीक है। तीसरी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब इसको आप कह सकते हो, ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपने
इंसेंस स्टिक्स देखी हो, अगरबत्ती देखी हो, जो पूजा के स्थान पे हम जलाते हैं, तो जब आप उसको बर्न करेंगे, क्योंकि वो भी एक, जब जलने से पहले सॉलिड स्टेट में होता है, और उसका निश्चित रूप से सब्लिमेशन सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे उसका सब्लिमेशन हो रहा है, और इंसेंस स्टिक को आपने बर्न किया, जो उसका ऑर्डर है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे वो जो है डायरेक्टली, अगर आप उसको आप बर्न करेंगे, तो वो जो उसकी ऑर्डर की प्रॉपर्टी है, सॉलिड से जब गैस में उसका कन्वर्जन हो रहा है, जब वो जल रही है, तो जहाँ तक उसका जो उसकी जो गैस के पार्टिकल हैं जो एरिया कवर करेंगे, वहाँ तक आपको ऑर्डर उसकी महक मिलेगी। ठीक है। वैसे ही आप, जैसे कि अगर आपके पास परफ्यूम है, परफ्यूम का आपके पास बॉक्स है या इत्र है आपके पास, उसको अगर आप ओपन करेंगे, तो उसकी जो महक होगी वो एयर के साथ मिल करके जितनी दूर तक वो उसका उसकी स्ट्रेंथ होगी, वो वहाँ तक स्मेल करेगा। और अगर आप जब स्प्रे करते हैं तब भी आपको, मतलब क्या बोलते हैं, कोई अगर रूम में भी स्प्रे किया होता है तो बाहर तक आपको स्मेल आ जाती है। ये आपको जो है डेली लाइफ में खुद ही फील हुआ होगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो पार्टिकल हैं वो क्या है, कंटिन्यूअसली मूविंग है। कोई फास्ट मूविंग है, कोई स्लो मूविंग है, मतलब, लेकिन उनके अंदर मोशन है। ठीक है। अगर सॉलिड में भी आप देखें, तो अगर हम जैसे आप देखे होंगे कि जो ट्रेन की जो पटरी होती है, ट्रेन जिस पे चलती है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और जो है रिलैक्सेशन हो जाता है। लेकिन चूंकि वो सॉलिड है, तो उसमें जो मोशन है वो अ, अगर ठंडियों के टाइम पे हम बात करें तो वो इतना नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो जो मोशन है वो इन मोस्ट ऑफ द केस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। टेम्परेचर जब हम देते हैं या तापमान जब हम बढ़ाते हैं, तो जो उसके एटम पार्टिकल्स हैं जिनसे वो मिलकर के बना हुआ है मेटल, ठीक है, वो आपस से दूर दूर जाते हैं, थोड़ा उनका जो जिस अट्रैक्शन फोर्स से वो जुड़े होते हैं वो कमज़ोर पड़ता है, वो दूर जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से, लेकिन मोशन उनमें भी हो रहा है। ठीक है ना। और आप लिक्विड में देखें, लिक्विड में तो आपके पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप किसी भी कंटेनर में पानी करके रख दें स्पेस में, ओपन में, और अगर आप धूप पे, छत पे रख दे रहे हैं, धूप में, धूप पड़ेगी थोड़ी देर में, वो क्या बोलते हैं, इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम के बाद वहाँ पे पानी एग्जॉस्ट हो जाएगा। और रिवर्स में, पॉन्ड्स में जो लगातार इवापोरेशन चल रहा है, वो भी मोशन के तौर, वो भी उनका मोशन शो कर रहा है कि जो ऊपर की जो लेयर का जो पानी है, क्योंकि उनमें मूवमेंट हो रहा है, और उसके बाद जब उनमें उनको थोड़ी हीट मिल रही है, तो वो एग्जॉस्ट होकर के अपना स्टेट चेंज करके वहाँ से वो इवापोरेट हो जा रहे हैं। ठीक है। तो आज हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी जो हैं मैटर की, कि उनमें अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में स्पेस होते हैं, कैसे स्पेस होते हैं, आप घर पे इस लेक्चर के बाद प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि आप वैसे आपने किया भी है, बट आप फिर एक बार कर सकते हो कि आप थोड़ा सा, अगर आपको मतलब नींबू पानी बनाना हो, तो आप वहाँ पे एक मतलब लेमनेड रेडी करने के लिए शुगर और साल्ट और वाटर को मिक्स करिए आपस में, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और उनका एक आपको टेस्ट मिलेगा। तो वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन आपको जो टेस्ट मिलेगा उससे आप समझ जाओगे कि कुछ इसमें मिक्स हो चुका है। वो कहाँ गायब हो गया है वो आपको दिखेगा नहीं। तो जो स्पेसेस थे वाटर में, वहीं पे वो जा करके फिक्स हो जाएंगे। कौन? शुगर एंड साल्ट। ठीक है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो अट्रैक्शन का फोर्स ही है जो आज जितने सारे मैटर आपके सामने हैं वो इनको आपस में कंबाइन कर रखा है। अदरवाइज जैसे गैसेस फ्री हैं, वैसे वो सारे एकदम फ्री स्टेट में, मतलब इधर उधर भाग रहे होते, सेग्रीगेट हो रहे होते। ठीक है ना। और पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग का एग्जांपल है कि वो मोशन में है, कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा। गैस में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मोशन है। ठीक है। अगर आप गैस को ओपन में छोड़ दें तो वो कहाँ एग्जॉस्ट हो जाएगी आपको नहीं पता चलेगा, कहाँ इस एटमॉस्फेयर में गुम हो जाएगी आपको नहीं मिलेगा। सॉलिड को पता है कि उसको अगर आपको मूव कराना है, तो या तो आप पहले मेल्ट करिए, मेल्ट करके एक एक स्टेट चेंज हो जाएगा, कि जैसे सॉलिड से वो लिक्विड में आ जाएगा। जैसे आप लोहे को अगर हीट देंगे, पिघलाएंगे, तो वो मेल्ट होगा।
लेकिन अगर मैंने इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती का आपको एग्जांपल दिया कि उसको अगर आप जलाएंगे तो वो सब्लिमेट हो रहा है वहाँ पे, और सॉलिड फॉर्म जो था उससे वो डायरेक्ट जो है गैसियस फॉर्म में जा रहा है, लेकिन जो उसका ऑर्डर है वो उस ऑर्डर को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पूरे एरिया में फैला रहा है, ठीक है ना। ऑर्डर यानी कि स्मेल। और सिमिलर थिंग विद परफ्यूम देयर, और पार्टिकल ऑफ मैटर जो है अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये हो चुका। सो हम यहाँ पे अभी एंड करेंगे आज का लेक्चर, और अगले लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स, कुछ थोड़े से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और निश्चित रूप से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्टेट ऑफ मैटर है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो कुछ हमने डिस्कस किया उसको आप रिवाइज करिए। उसके रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है आपको तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने सजेशंस को ज़रूर इसमें थोड़ा इंक्लूड करिए, और फैक्चुअल चीज़ें जो नोट कराई हैं उसको ज़रूर याद रखिए। निश्चित रूप से आपके काम आने वाला है। डे टू डे लाइफ में आपसे लोग पूछते भी हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।